हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह कर रहे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरिया सिंचू शाहपुर। आइए आज हम लोग हिंदी का गद्य और पद्य का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जानते हैं, क्योंकि 1 फरवरी 3 फरवरी से ही आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग तो अब बहुत तत्पर हो गए होंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव वगैरह ध्यान दे रहे होंगे। तो आइए आपकी पढ़ाई की जो तैयारी है, परीक्षा की जो तैयारी है, उसकी गति को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 12 हिंदी दिगंत का गद्य और पद्य का 52 ऑब्जेक्टिव्स। ओके, कुल मिलाकर 250 ऑब्जेक्टिव्स होंगे और ये उसमें का पार्ट 1 है। समझ गए ना। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब जितना भी कंटेंट अवेलेबल होगा इंटर का हिंदी और इंग्लिश का अवेलेबल होगा। और यदि आप सभी वीडियोस को देखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्लियर करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 50 में 50 आ ही जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग दिगंत का गद्य और पद्य का 52 ऑब्जेक्टिव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए पहला, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को ना मिला था। तो पहला पाठ आप लोग बातचीत पढ़े होंगे बालकृष्ण भट्ट का। उसमें मिला होगा कि रॉबिन्सन क्रूसो को 16 वर्ष तक मनुष्य के मुंह को देखने को ही नहीं मिला था। समझ गए ना। रॉबिन्सन क्रूसो एक नोवेल है जो डेनियल डिफो द्वारा 1719 ईस्वी में लिखा गया था। तो जब आप नेट पे सर्च करके उसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 16 वर्ष तक। और 16 वर्ष के बाद उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। फ्राइडे कौन था? एक कैदी था। चूंकि यह घटना शुक्रवार को घटी थी, इसीलिए उसका नाम फ्राइडे रखा गया है नोवेल में। ओके, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? हिंदी प्रदीप का। वो भी कितने वर्ष तक संपादन किया था? 33 वर्ष तक। बालकृष्ण भट्ट के पिता जब गुजर गए तो घर में बहुत ज्यादा कलह होने लगा व्यापार को लेकर कि पिता के व्यापार को तुम अपनाओ, लेकिन इनका मन व्यापार में नहीं लगता था, लेखन कला में लगता था। तो घर छोड़कर जब भागे और हिंदी प्रदीप जब पत्रिका निकालना स्टार्ट किए तो उसको कितने वर्ष तक चलाए थे? 33 वर्ष तक। ओके, आगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलीरी जी की है ही नहीं? तो सुखमय जीवन तो है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था ये तो कहानी आप पढ़े हैं वो भी है, और हारे को हरिनाम ये उनकी रचना नहीं है। बाकी तीनों है। ये तीनों कब कब लिखा गया था ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिएगा। दिस इज योर ड्यूटी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, लहना सिंह का सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? यानी लहना सिंह जब मर रहा था तो उसका सर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह। अत्र तो हजारा सिंह को तो भेज दिया था कसम क्रिया देकर कि आप चले जाइए, जाकर चिट्ठी लिखिएगा, मेरा माथा टेकना कहिएगा। तो कौन था? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह के गोद में उसका सर था। ओके, तो चौथा का सही जवाब होगा सी। पांचवा, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था? तो वो तो बोले ही थे छात्रों से कि मुझे नाम के लिए नेता नहीं बनना है, बल्कि अगर हमको आप नेता बनाना चाहते हैं तो मैं सबकी सुनूंगा, लेकिन निर्णय मेरा होगा। ये नहीं कि हमें नेता बना दिया और पीछे से कोई हमको डिक्टेट कर रहा है, तो इसलिए वे नहीं बनना चाहते हैं। तो छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे? 1974 में। और ये बेहद इंपॉर्टेंट है बाबू, बेहद इंपॉर्टेंट है। 1974, इसको याद कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 6, जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस कारण हुई थी? किस कारण हुई थी? दिल का दौरा पड़ने के कारण हुई थी। जयप्रकाश नारायण की मृत्यु किस वजह से हुई थी? दिल का दौरा पड़ने के कारण। बाकी बुखार के कारण, अधिक काम करने के कारण, चोट लगने के कारण, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ये तो मस्त एकदम क्वेश्चन है। और प्लीज आप लोग सभी लेखकों और कवियों का नाम याद कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर ऑब्जेक्टिव रहता है। और इंग्लिश में तो जरूर याद करिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी 10 नंबर का मिलान करने के लिए रहता है। फिर ऑब्जेक्टिव में जो रहेगा सो रहेगा ही, फिर एक्सप्लेनेशन में भी उसका काम पड़ता है। तो इसीलिए इंग्लिश में 21 जो चैप्टर है, सभी चैप्टर के राइटर्स और पोएट का नाम जरूर याद करिएगा। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? दिनकर जी हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर हैं, जो अपने बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय जिला। ओके, वहीं से सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8,
बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दे दिया था? भिक्षुणी होने का। कौन सा अधिकार दे दिए थे? भिक्षुणी होने का। और ये अधिकार देकर पछतावा भी करने लगे थे। समझ गए ना? पछतावा इस बात पर उन लोगों को होने लगी क्योंकि वो जो धर्म चला रहे थे भगवान बुद्ध, बौद्ध धर्म, उनको लग गया कि अब ये ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया है? नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार जो दे दिया है। चलिए, बुद्ध के एक शिष्य था। बुद्ध के शिष्य का नाम क्या था? शिष्य तो बहुत थे, उसमें से परम शिष्य का नाम क्या था? आप कमेंट करिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 9। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? तो यदि आप अज्ञेय का पूरा नाम जानेंगे तो पिताजी का नाम उसी में है। जैसे कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो हीरानंद। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री कहीं है? हाँ, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थे इनके पिताजी। प्रख्यात पुरातत्ववेता थे इनके पिताजी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। और मालती के बेटे का यदि पूछे, मालती के बेटे का नाम, तो बेटे का नाम क्या था? टिट्टी। बेटे का नाम क्या था? टिट्टी। ये नाम था, टिट्टी नाम था। समझ गए? बेटे का क्या नाम था बाबू? टिट्टी नाम था। समझ गए ना? महेश्वर कौन सा फल लेकर आए थे? आम लेकर आए थे। जिस दिन लेखक पहुंचे ना, उस दिन आम लेकर आए थे। ओके, इसको भी याद रखना है। आगे क्वेश्चन नंबर 11। भगत सिंह किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण कार्य मानते हैं? आत्महत्या को। एक तो आप स्वतंत्रता सेनानी बन गए, तो पहले दिन ही आपको सोचना चाहिए कि आप देश के लिए लड़ रहे हैं, तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, और उन मुसीबतों से घबरा कर आप आत्महत्या कर लिए, तो इसको वो कायरतापूर्ण मानते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन नंबर 12। भगत सिंह के आदर्श पुरुष कौन थे जिनका फोटो हमेशा वो जेब में रखा करते थे? मतलब आइडियल पर्सन कौन थे? करतार सिंह सराभा थे। समझ गए ना? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। ओ सदा नीरा पाठ कौन सी विधा है? तो ओ सदा नीरा, पहले तो ये जानिए कि लिखे कौन है? तो माथुर जी लिखे हैं। माथुर जी का पूरा नाम क्या था? जगदीश चंद्र माथुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि इस चैप्टर में चंपारण का वर्णन किया गया है, जो गांधी जी से रिलेट होने के कारण ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्या है? निबंध है। और सदा नीरा पाठ क्या है बाबू? निबंध है। आगे क्वेश्चन नंबर 14। पुंडलिक जी कौन थे? एक शिक्षक थे जो महात्मा गांधी के बुलाने पर चंपारण में जाकर पढ़ाते थे। उसमें आप पढ़िएगा, भीतिहरवा, बड़हरवा, मधुबन, सब आश्रम विद्यालय खोला गया। अलग अलग आश्रम विद्यालयों में अलग अलग टीचर को तैनात किया गया। उन्हीं शिक्षकों में से कौन थे? पुंडलिक जी थे। ओके, चलिए, तो गांव का मुखिया, राजनीतिक नेता, ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 15। सिपाही की माँ पाठ के लेखक कौन है? आ गया ना फिर पाठ के लेखक? तो एकदम पूरा पाठ का लेखक याद करके तैनात रहना है आप लोगों को। तो सिपाही की माँ, ये तो कहानी थी। कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश। कितना इमोशनल स्टोरी थी। आधा स्टोरी तो सपने में होती है और बच्चों को फील होता है कि जनरली हो रहा है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि अरे ये तो सपना था। आगे क्वेश्चन नंबर 16। ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर जाकर क्या मांगती हैं? दाल चावल। क्या मांगती हैं? दाल चावल। कहती है ना कि हमें दाल चावल दे दीजिए माँ जी, भगवान आपका भला करेगा। वो बर्मा से भागकर आई थी, और वही बर्मा की लड़ाई में सिपाही गया था, जिसका नाम क्या था? सिपाही का मानक। और सिपाही की बहन का क्या नाम था? मुन्नी। सिपाही की माँ का क्या नाम था? बिश्नी। तीनों याद रखिएगा। सिपाही का नाम मानक, सिपाही की माँ का नाम बिश्नी, बिश्नी की पड़ोसिन कुंती, और बिस्नी की बेटी कहिए या सिपाही की बहन कहिए, मुन्नी थी। ओके, और एक कुम्हार था, उसका नाम था दीनू। कुम्हार का नाम क्या था? दीनू। देखिए, इतना सारा ऑब्जेक्टिव आपको बतला दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 17। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 29 जुलाई 1927। तो 1927 तो सब में दे दिया, बस डेट का अंतर है। तो 29 जुलाई नहीं, 28 जुलाई होगा बाबू। 28 जुलाई 1927। तो जन्म मृत्यु पर का भी ऑब्जेक्टिव रहता है। ओके,
चलिए, तो ऐसे ही चाहते हैं कि शानदार वीडियो आपको मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और जितने आपके सहपाठी 12 क्लास में पढ़ने वाले होंगे सबको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब हमेशा ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। 250 ऑब्जेक्टिव का मेरा टारगेट है हिंदी बुक का और 250 व्याकरण का, फिर 250 इंग्लिश का, 250 इंग्लिश ग्रामर का। तो यदि आप इतना वीडियो चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, चलिए 18 नंबर, नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो बकलम खुद, छायावाद नहीं, कविता के नए प्रतिमान, ये मोस्ट इंपोर्टेंट उनकी कृति है जिसकी वजह से उनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए 19 नंबर, जूठन शीर्षक कहानी में हेडमास्टर का क्या नाम था जो बड़ी बदमाश रहता है, लेखक को 3 दिनों तक पढ़ने नहीं देता है, लेखक पूरे स्कूल की झाड़ू लगाते हैं, बस इसी वजह से कि वो नीच जाति के थे, चूहड़ जाति के थे और चूहड़ जाति की वजह से उनसे बड़ी टॉर्चर करता था वो। तो ऐसा कौन था? कलीराम था। कौन था? कलीराम था। आगे क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं? यह किसका कथन है? और यही बात बोलकर तो लेखक के अंदर जोश आ गई कि बाप रे, उनके पिता कितनी बढ़िया बात बोल दिए, और यही बोलने की वजह से लेखक को फिर आइंदा उसमें पढ़ने को मौका भी मिला। अन्यथा कलीराम तो एकदम पढ़ाना ही नहीं चाहता था नीच कुल के व्यक्ति को। ओके, तो लेखक की माँ नहीं, लेखक के चाचा नहीं, लेखक के पिताजी बड़ी ही हिम्मत से उस दिन सामना किए थे टीचर का। टीचर तो गाली भी बकने लगा था, फिर भी डरे नहीं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? मैंने हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी रचना है? तो मलयज की, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की तो जूठन है बाबू, इनकी तो जूठन है। नामवर सिंह की क्या है? प्रगीत और समाज है, इनकी है प्रगीत और समाज। ओके, और आ जाइए यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति की तो शिक्षा है, तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज की रचना है जो डायरी है। कौन सी विधा है बाबू? डायरी है। क्या है? डायरी है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, लेखक मलयज के विरुद्ध कौन साजिश कर रहा है? ये सबके बस की बात नहीं है, जो डिटेल से गहराई से पढ़े होंगे वो केवल इसका जवाब दे पाएंगे। तो लेखक मलयज के विरुद्ध साजिश कौन कर रहा है? हवाएं, ऐसा वो अपने डायरी में व्यक्त किए हैं। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, तिरिच कहानी किसका पर्याय बनकर उभरा है? तिरिच वही जिसके काटने से लेखक के पिताजी की मौत होती है, लेकिन पूरा कहानी पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि उसकी वजह से मौत नहीं होती है, मानसिक सदमे के कारण होती है, और उनके साथ जो क्रूरता पूर्वक शहर में व्यवहार होता है उसकी वजह से मृत्यु होती है। बस समझ गए? लेकिन अब यहाँ पर बताइए तिरिच किसका पर्याय बनकर उभरा है? आतंक का। माने वहां के लोगों में एक दहशत फैला हुआ है कि तिरिच काट देलस कि अब मरही के बा, अब मरल तय बा, अब जिंदा रहबा ना। काट के पेशाब करके लौटिया जी तिरिच, तब तो एकदम फिक्स हो गया कि आप मरेंगे। तो उसके पेशाब करके लौटने से पहले ही इसको मार दो। अब मारो तो आंख को कूच दो, ना तो चांदनी रात में उसकी आंखों में झांक कर दूसरा तिरिच देखेगा और फिर लखीते रहेगा आपको। आगे क्वेश्चन नंबर 24, लेखक को किसने बताया था कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो किसने बताया था? थानू ने। थानू क्या था? लेखक का दोस्त था। थानू क्या था बाबू? लेखक का दोस्त था। थानू कौन था? लेखक का दोस्त था। लेखक कौन थे? लेखक कौन थे तिरिच के? उदय प्रकाश। ओके, आगे शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। कौन है? जे कृष्णमूर्ति। एक आता है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? तो जे फॉर जिद्दू, जे फॉर जिद्दू, तो हम क्या कह सकते हैं? जिद्दू कृष्णमूर्ति। समझ गए ना? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या होगा बाबू? जिद्दू कृष्णमूर्ति। तो शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। 26, शिक्षा का क्या कार्य है? आप लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, नॉलेज हासिल कर रहे हैं, फिर शिक्षा का कार्य क्या है? धन की प्राप्ति में मदद करना, परीक्षाएं उत्तीर्ण करने में मदद करना, संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझने में मदद करना। तो ये होगा। बस आप इसलिए नहीं पढ़ रहे कि आप परीक्षा पास कर गए, फिर पास करके क्या करिएगा? आगे का जीवन कठिन हो जाएगा। लेकिन आप संपूर्ण जीवन की प्रक्रिया को समझ जाएंगे तो आप एक्चुअल वाला एडुकेशन हासिल किए हैं।
ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 27, जायसी के काव्य की भाषा क्या है? मतलब जायसी किस भाषा में लिखते हैं अपनी काव्य रचना को? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, अंग्रेजी भाषा, कनौजी भाषा। तो अंग्रेजी कनौजी तो ऐसे ही गलत है, कंफ्यूजन वाला दो गो है। ब्रज भाषा की अवधी भाषा तो क्या होगा? अवधी भाषा में लिखते हैं। ओके, आ गया 28 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी, वही जायसी का पूरा नाम है, कड़बक यही लिखे हैं। आपके पुस्तक का पहला पद्य कड़बक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ओके, तो किस परंपरा के कवि हैं? तो सगुण कृष्ण भक्ति नहीं, राम भक्ति नहीं, ये सब तो सूरदास तुलसीदास थे। ये क्या थे? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा पद्मावत के कारण फेमस है। समझ गए ना? अपनी एक आंख की तुलना चांद से की है, कि जैसे चांद में दोष है फिर भी पूरी जगत को प्रकाशित कर रहा है। मेरा एक ही आंख है, परंतु मैं एक आंख से ही पूरी दुनिया को समझने की ताकत रखता हूँ। समझ गए ना? चलिए, तो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। 29 नंबर, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो एकदम स्टार्टिंग में ही बताए थे कि हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है बाबू। पहला क्या है? आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। अब आधुनिक काल में विभिन्न युग है, जिसमें से सबसे पहला युग कौन सा है? भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग, ऐसे ही 6 युग हैं। ओके, चलिए, तो ये क्या थे? सूरदास, देखने से ही पता चल रहा है कि भक्ति काल के कवि होंगे। तुलसीदास भी भक्ति काल के थे, कबीरदास भी भक्ति काल के थे। आगे 30 नंबर, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो नंद की गोद में। तो हाँ, नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। और वो जो जूठन उसका बचता है, खाना का जो जूठन बचता है, सूरदास को कृष्ण की जूठन की भूख है। वो सोचते हैं कि यदि मुझे कभी कृष्ण की जूठन को भी खाने का मौका मिल जाए तो मैं ये समझूंगा कि इस भव सागर से मेरा कल्याण हो गया, मेरी मुक्ति हो गई। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि सूरदास को किस वस्तु की भूख है? तो कृष्ण के जूठन की भूख है। बच्चा खाएंगे तो थाली में तो थोड़ा ना थोड़ा बच ही जाता है, तो उस जूठन की भूख है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? माने तुलसीदास को किन्होंने दीक्षा दी थी? तो अग्रदास नहीं, नरहरि दास। उनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास। ओके, चलिए, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बचपन का नाम क्या था? राम बोला। इनकी सबसे मशहूर कृति कौन सी है? रामचरितमानस। और रामचरितमानस का रचना काल क्या है? इसको भी आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 32, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? चलिए, सूरदास को जूठन की भूख है, तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? भक्ति की भूख है। और कहते हैं कि मैं सुबह से, भोर से ही आपके दरवाजे पर आ गया हूँ, आपका नाम ले ले मैं अपना उधर पेट भरता हूँ। यानी इनको किसकी भूख है? राम की भक्ति की भूख है। समझ गए? अगला 33 नंबर, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो इनके दीक्षा गुरु थे स्वामी अग्रदास। समझ गए ना? इनके थे स्वामी अग्रदास। बाकी नरहरिदास, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य इस ऑप्शन में गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 34, छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? ये तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। छप्पे 6। छप्पे कितनी पंक्तियों का छंद होता है? 6 पंक्तियों का। तो 34 का क्या होगा? सी। 35, भूषण किस काल के कवि हैं? तो काल तो 4 हैं, आदि काल तो होंगे ही नहीं, भक्ति काल में तो थे नहीं, उसके बाद जब रीति काल आया ना बाबू, गुलामी के वक्त बहुत सारी कविताएं रीति काल में लिखी गई हैं, तो सब क्या है? रीति काल है। तो 35 का सही जवाब होगा ए। ओके, चलिए 36 नंबर, भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी। माता पिता का नाम याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में माता पिता के नाम में से देगा, जन्म मृत्यु में से देगा, निवास स्थान में से देगा, ये सब फिक्स है, यहाँ यहाँ से सवाल जरूर देगा, अब जरूर याद करिएगा। तो भूषण के पिताजी का नाम क्या था? रत्नाकर त्रिपाठी। अगला, तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? आ गया ना? हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि आप लोग लेखकों और कवियों का नाम जरूर याद करिए, इससे 8 से 10 नंबर का आपको फायदा होने वाला है, और इतना नंबर तो मायने रखता है ना, इसलिए। तो तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान तो नहीं लिखी है, ये तो पुत्र वियोग लिखी है। पुत्र वियोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से व्याख्या करने के लिए लमसम लमसम पूछता है। उषा
और पुत्र वियोग में से। ओके, जयशंकर प्रसाद, हाँ ये होगा। बालकृष्ण भट्ट तो भाई बातचीत लिखे हैं, ये तो पहले के पाठ है। नया बैच स्टार्ट हो गया है, उन लोग को बातचीत पढ़ा भी दिए। एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। जो भी न्यू बैच 12 का पढ़ना चाहता है न्यू बैच में, उनका बैच स्टार्ट हो गया है। एक चैप्टर भी खत्म हो गया है, अतः पढ़ना है तो जल्दी करें, अन्यथा चैप्टर्स छूट जाएंगे। एक 9 बजे टाइम है और एक 10 बजे टाइम है। ओके, चलिए। रामधारी सिंह दिनकर, ये तो अर्धनारीश्वर लिखे थे। ये क्या लिखे थे? अर्धनारीश्वर। तो कुल मिलाकर सोचिएगा तो तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और जयशंकर प्रसाद की सबसे फेमस वाली कृति कौन सी है? कामायनी। और कामायनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आशा करते हैं कि वीडियो देखते देखते ही आप याद कर लिए होंगे। कामायनी किनकी सुप्रसिद्ध रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ओके बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 38। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, जिसको आप बनारस भी बोलते हैं, वाराणसी में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन है? मुकुल। और ये फेमस है, समझ के कभी कभी ऐसा भी आता है, मुकुल काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। दोनों तरफ से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40। माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो धन नष्ट हो जाएगा तो समझा लेंगी। पुत्र की मृत्यु पर वे अपने मन को कभी नहीं समझा पाती हैं। मैंने उनको भरोसा ही नहीं होता है कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और बोली है, एकदम क्लियर बोली है कि भाई बहन भूल सकते हैं, काम में बिजी होने के कारण पिता भूल सकता है, लेकिन एक माँ तो हमेशा आपके साथ रही है ना। वो एकदम पेट के अंदर से लेकर बाहर भी आपके साथ उठना बैठना सोना रहना, समझ गए ना, सब कुछ की है। तो वो कभी नहीं भूल सकती है, वो हमेशा मिस करेगी। ओके, तो पुत्र की मृत्यु पर। 41। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह। और उषा मोस्ट इंपोर्टेंट है, सप्रसंग व्याख्या के लिए आप जरूर याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो शमशेर बहादुर सिंह। 42 नंबर। प्रातः काल का नभ कैसा था? नीले शंख के समान, राख से लिपे हुए चौके के समान। समझ गए ना, याद करिएगा। फिर लाल खड़िया, माने काली स्लेट पर जैसे लाल खड़िया रगड़ दी हो गई हो उसके समान। बहुत छोटी सी कविता थी, समझ गए ना। और उषा कहते किसे हैं? जैसे धूप उगने के पहले सूर्योदय और रात्रि के बीच का छोटा सा काल, बहुत कम समय के लिए होता है। आप लोग देखे होंगे कि सूर्य उगने से पहले थोड़े समय के लिए आकाश में लालिमा छाई रहती है, उसी को उषा कहते हैं। थोड़े समय के लिए काल है। और उस उषा की सुंदरता की तुलना शमशेर बहादुर सिंह एक युवती, गोरी युवती से की है, कि जैसे खूब सुंदर गोरी युवती है और वो नीले जल में स्नान कर रही है, तो उसका शरीर जिस प्रकार हिलता हुआ महसूस होता है, माने सुंदर लगता है, वैसे ही उषा रूपी सुंदरी दिखाई देती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 43। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता का नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध, तो पुत्र वियोग तो सुभद्रा कुमारी चौहान लिखी है। हार जीत अशोक वाजपेयी लिखे हैं। हार जीत कौन लिखे हैं? सब याद करिए। ओके, अशोक वाजपेयी ये लिखे हैं। ओके, अधिनायक कौन लिखे हैं? रघुवीर सहाय। अधिनायक कौन लिखे हैं? रघुवीर सहाय लिखे हैं। और इसी अधिनायक में हरचरना आपको मिलेगा। हरचरना इसी कविता का एक पात्र है, हरचरना। तो जन जन का चेहरा एक, जन जन का चेहरा एक। अगला क्वेश्चन नंबर 44। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? तो चलिए, अब ऋतुराज मुक्तिबोध, सुंदरराज मुक्तिबोध, माधवराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? माधवराज मुक्तिबोध। अगला 45 नंबर। लोग भूल गए हैं किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की है, जिन्होंने अधिनायक लिखा है। समझ गए ना, रघुवीर सहाय की है। क्या? लोग भूल गए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? दीनमान, या ऐसे भी आएगा एग्जाम में, दीनमान किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो आंसर होगा रघुवीर सहाय की। समझ गए ना, तो क्या होगा? दीनमान। अगला, विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म भी बनाई थी? मणिकौल द्वारा एक फिल्म बनाया गया था। जैसे उसने कहा है, ये कहानी पर भी फिल्म बनी है। कहानी फिल्म का भी नाम वही है, उसने कहा है।
आप देख सकते हैं फिल्म को। वैसे ही विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर? तो दीवार में खिड़की रहती थी, पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज, ये होगा, नौकर की कमीज पर फिल्म बनी हुई है। ओके, आगे 48 नंबर, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? तो देखते हैं ना, एक पिता अपने बिटिया से सवाल करता है, बेटा को कंधे पर बैठाया है और बिटिया से सवाल पूछता है कि बिटिया बताओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है। बिटिया सब देखकर बताती है, फिर पिता भी बताते हैं, फिर उसकी माँ बताती है। तो ये सब हो क्या रहा है? वार्तालाप, बात विचार हो रहा है। तो इसीलिए कौन सी शैली है? वार्तालाप। ओके, चलिए 49, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ था? सागर, फेमस जगह है मध्य प्रदेश का सागर, वहीं पर इनका मूल निवास स्थान था। किनका? अशोक वाजपेयी का। और इनके द्वारा आपके पाठ्य पुस्तक में कौन सी रचना दी गई है? हार जीत। हार जीत, हार जीत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। ओके बाबू, ऐसी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया जाएगा। एंड दिस इज योर 50 क्वेश्चन। हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वहीं, अधिनायक, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना, तो कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं से। और 51 नंबर, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नागरी निम्नलिखित में से क्या है? एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है, कहानी है? तो नहीं, ये काव्य है, मतलब काव्य नाटक हम कह सकते हैं। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? काव्य नाटक है। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, दूध डूबे अंगूठे के छाप किनके हैं? तो जब लास्ट में जाइएगा गांव का घर, तो वहां पर मिलता है कि अब तो डायरी मेंटेन होता है, पहले क्या रहता था, घर के बाहर गेरुआ रंग से लिपाई पोताई कर दी जाती थी, दादाजी दूध लेकर आए उठावना, अब ऐसे दूध में अंगूठा डालते थे, टिक्का लगा देते थे, जितना टिक्का है मतलब उतना दिन आप उनसे दूध लिए हैं। तो दूध डूबे हुए अंगूठे के छाप किनके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। ओके बाबू, इस प्रकार आज का यह पार्ट 1 वाला वीडियो खत्म हुआ। आशा करते हैं आप लोग पार्ट 2 भी देखिएगा जल्दी ही। थैंक यू।